सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि रेस्पिरेशन क्या है तो हम कह सकते हैं कि फूड से एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन है। अब इसको कैसे समझें कि देखिए, जैसे हमने भाई खाना खाया है, खाना हमारा डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद में वो डाइजेस्टेड फूड हमारा ब्लड के थ्रू हमारी सेल पर पहुंचा, टिश्यू पे पहुंच गया। अब उस फूड से एनर्जी निकालनी है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है ब्लड के थ्रू, उस सेल पे गई, टिश्यू पे पहुंच गई, तो वो ऑक्सीजन उस फूड में से क्या करेगी, उसको तोड़ के ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकाल लेगी, और उस एनर्जी का यूज़ हमारे हर तरह की हमारी जो बायोकेमिकल प्रोसेस है उसमें यूज़ होगा। मैं बोल रहा हूँ या इधर उधर चल रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैं कर रहा हूँ तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसको बिना एनर्जी के हो जाए। तो एनर्जी निकालने की प्रोसेस ही हमारी रेस्पिरेशन कहलाएगी। तो हमने क्या देखा, हम बोल सकते हैं कि देखो कि ऑक्सीजन गई, उसने फूड को हमारे क्या किया, तोड़ा, तो ऑक्सीजन मिलने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो फूड मॉलिक्यूल है जो कि हमारा कौन है, मान लीजिए हमने डाइजेशन से क्या, ग्लूकोज हमारा बन गया, रोटी खाई हमने, चावल खाए हमने, तो हमारा ग्लूकोज है ये हमारे ब्लड से होते हुए हमारे सेल पे पहुंच गया। और ऑक्सीडेशन में हम क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन होगी, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन मिलके क्या किया भाई, रेस्पिरेशन की क्या इक्वेशन है, तो क्या बना हमारा CO2 और वाटर, और साथ में क्या निकली, एनर्जी निकली। तो ये एनर्जी निकालने की प्रोसेस ही मेन एम क्या है, रेस्पिरेशन का। भाई एनर्जी निकाल लो और अपने काम करो, खाना खाओ, एनर्जी निकाल लो, रेस्पिरेशन करेगी, एनर्जी निकालने का काम। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी रेस्पिरेशन कहलाती है। कुछ बच्चे से पूछते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, तो वो बोलते हैं कि सांस लेना और मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये रेस्पिरेशन है। हालांकि ये सही डेफिनेशन नहीं है। देखिए, जो ऑक्सीजन अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल ली, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं, श्वसन। और ब्रीथिंग में हम दो चीज़ करते हैं, एक करते हैं इनहेलेशन और एक करते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी कह सकते हैं। इनहेलेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या की जाती है, अंदर ली जाती है, और एक्सहेलेशन में क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, टेकिंग इन एंड टेकिंग आउट, उसका ऑक्सीजन, इसका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनहेलेशन के दौरान पहले ये देख लेते हैं, इनहेलेशन के दौरान हम देखो सांस लीजिए अंदर, तो क्या हुआ, हमारी जो चेस्ट कैविटी है, जो हमारी रिब्स पसलियां हैं, ये बाहर को और ऊपर की ओर जा रही है। देखिए, बाहर की ओर और ऊपर की ओर जा रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स या चेस्ट कैविटी क्या मूव आउटवर्ड, आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, यानी कि ऊपर और बाहर की तरफ मूव करते हैं। जबकि एक्सहेलेशन के टाइम पर छोड़ दी हवा हमने, तो क्या होगा, हमारी जो रिब्स हैं वो अंदर की तरफ और नीचे की तरफ जाती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि रिब्स इस दौरान क्या होता है, एक्सहेलेशन के दौरान रिब्स मूव टुवर्ड, रिब्स मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, प्लस कैसे, इनवर्ड, अंदर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है ना। तो ब्रीथिंग के दौरान हमने देखा कि यार यहाँ तो सिर्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। तो इस दौरान तो क्या हुआ, सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। यानी कि ब्रीथिंग क्या है, सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या है, सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा है। जबकि रेस्पिरेशन में हम क्या देख रहे हैं, रेस्पिरेशन में देखा कि भाई यार फूड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी कि क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस भी हो रही है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, प्लस साथ में जो ऑक्सीजन आ रही है, तो ऑक्सीजन आने की प्रोसेस कौन सी है, इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की एक्सहेलेशन, दोनों को मिला के क्या बना, ब्रीथिंग। इसका मतलब रेस्पिरेशन में बायोकेमिकल प्रोसेस तो है ही है, प्लस साथ में ब्रीथिंग भी है,
साथ में ब्रीथिंग भी है। इसका मतलब रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीथिंग, लेकिन ब्रीथिंग में को हम डायरेक्टली रेस्पिरेशन नहीं कह सकते, इसलिए हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स प्लस ब्रीथिंग इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग के अंदर, ब्रीथिंग जो है रेस्पिरेशन का एक स्टेप है, और साथ में क्या होता है, देखो हमने ऑक्सीजन ली, गई लंग से कहाँ गई, ब्लड में, और ब्लड से सेल के पास में, सेल के पास में गई, सेल के पास में क्या था, डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्ब हुआ ग्लूकोज पहुंचा हुआ है, तो वहाँ पे क्या ऑक्सीडाइज किया तो क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ, ब्लड में आके ऐसे वापस बाहरती हुई बाहर आ जाती है नाक के थ्रू, इसलिए बोलते हैं रेस्पिरेशन ब्रीथिंग। ठीक है, तो डिफरेंस आपको पता लग गया होगा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या है। अब बात ये आती है कि जो ये ब्रीथिंग हो रही है या रेस्पिरेशन चीज़ें चल रही हैं, इनके लिए क्या चाहिए भाई, कुछ सिस्टम, कुछ स्ट्रक्चर तो चाहिएंगे। तो वो स्ट्रक्चर किस में आते हैं, वो आएंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी कि रेस्पिरेशन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, रेस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू होगा। रेस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होगा, नाक से शुरू होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से हुआ था शुरू, माउथ से हुआ था, मुंह से हुआ था। अब कहाँ से होगा, नाक से। तो हमने कहा कि भाई नाक के छेद क्या हो गए हमारे, नॉस्ट्रिल। अरे ये नाक के छेद नॉस्ट्रिल हो गए। नॉस्ट्रिल के बाद में क्या, अब देखिए सांस लेते हैं तो एक टक्कर सी जहाँ पे हवा लगेगी, टक्कर कहाँ पे लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है, वो नाक के अंदर का चैम्बर हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, नेज़ल चैम्बर हो गया, नेज़ल चैम्बर। आराम से आप पीछे तक फील करते हो तो हवा बिल्कुल गले से में जाके लग रही है, और मुंह से लोगे तो सीधा ही गले में पहुंच रही है। इसका मतलब क्या है, नाक से और मुंह का जो है पैसेज हवा का कॉमन है, और मुंह से हम क्या खाते हैं, खाना भी खाते हैं। इसका मतलब खाना खाने का रास्ता गले में जाके और हवा का रास्ता नाक से जाके, इसका मतलब सेम है। यानी कि जो इस नेज़ल के बाद में क्या आएगा, फेरिंग्स, मतलब गले वाला जो पोर्शन है वो कॉमन है। किसके लिए, फूड और एयर पैसेज के लिए कॉमन पाथ है, कॉमन स्ट्रक्चर है फेरिंग्स, गला। फेरिंग्स के बाद में हम देखते हैं तो क्या आता है भाई, लैरिंग्स आता है। अभी डायग्राम में भी समझेंगे। डायग्राम मतलब वो लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स, जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। मैं बोल रहा हूँ या आप भी बोलोगे तो बोलते हुए यहाँ पे हाथ लगा लेना, वाइब्रेशन महसूस देता है, क्योंकि यही है जो वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है। लैरिंग्स के बाद में हम बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप। ठीक है, जैसे फूड पाइप था और ईसोफेगस, विंड पाइप ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद में आता है ब्रोंकई डिवाइड करके बनाते हैं ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में आ जाती है सैक लाइक स्ट्रक्चर एल्वेओलाई। ये कैसे हैं, सैक लाइक, गुब्बारे जैसे, बैलून के जैसे। तो जैसे डायग्राम समझते हैं, देख लो जैसे भी डायग्राम बनता है। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, आराम से देखो भाई, हमें सीखना है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे, मान लो मानने में क्या जा रहा है, ये इस तरीके से क्या है, ये नाक से आया ऐसे, ये नॉस्ट्रिल हो गया। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स हो गए। अब यहाँ से होते हुए मान लीजिए ऐसे ये जा रहा है अंदर की तरफ। तो यहाँ से आया ये वाला हो गया फेरिंग्स वाला पार्ट, फेरिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई देते हैं, दो पोर्शन। ये वाला जो पोर्शन है अगले वाला, ये हो गया हमारा विंड पाइप ट्रैकिया, और ये इधर वाला कौन सा है, ये मान लीजिए ये हमारा हो गया फूड पाइप, ईसोफेगस। तो यहाँ पर विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन सा होता है ऐसे, ये ढक्कन तो समझते होंगे। ठीक है, ये ढक्कन को क्या बोलते हैं, इसको एपीग्लॉटिस। और ये छेद जो है इसकी ओपनिंग, छेद, पोर, ये वाला, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, खाना खाने के बाद में खाना आया, इसके ऊपर टकराया और ये ढक्कन हो जाता है फ्लैप,
बंद हो जाती है। ये होगी बंद, ये बंद हो जाएगी तो ये हो गया, देखो यहाँ से मान लीजिए ऐसे बंद हो गया और खाना जाएगा यहाँ पर अंदर। यानी कि जो ये एपिग्लोटिस है ये फूड को विंड पाइप में आने से बचाती है, ठीक है ना। नहीं तो कभी कभी धसका लग जाता है, धसका समझते हो, खांसी आती खाने में, ठीक है, तो विंड पाइप में हल्का चला जाता है, तो उसको पूरा ना जाए, क्योंकि पूरा अंदर चला गया तो आदमी की मौत भी हो सकती है। तो इसके ऊपर क्या आता है, कार्टिलेजिनस, ये जो एपिग्लोटिस होता है ये कार्टिलेज का बना हुआ ढक्कन है, कार्टिलेजिनस फ्लैप, फ्लैप माने ढक्कन, ठीक है, ये ऊपर बना हुआ है। तो क्या करता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई रीज़न पूछा है, गिव रीज़न वाई ग्लोटिस इज गार्डेड बाय एपिग्लोटिस, तो आप बोलोगे कि इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप, ठीक है। तो अब यहाँ से ये विंड पाइप जो है नीचे की तरफ चला, यहीं पे लैरिंग्स आ जाएगा आपका। अब ये चला इस तरीके से, ये चला विंड पाइप, ठीक है, और इस तरह चलते हुए ये क्या करता है, ये लेफ्ट लंग और राइट लंग की तरफ में डिवाइड हो जाता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे डिवाइड हो गया। आगे डिवाइड होने के बाद में ये फर्दर ऐसे ऐसे फर्दर डिवाइड हो जाता है भाई, जाके ऐसे ब्रांचेज में ये ऐसे डिवाइड हो गया मान लीजिए आखिरी में। तो ये क्या हो गया, विंड पाइप। ये दोबारा जो फर्दर ब्रांचेस डिवाइड हुई इनको बोलते हैं ब्रोंकई। ये हुआ था ना ब्रोंकई, कहाँ गया ब्रोंकई, ये रहा। अब ब्रोंकई के बाद में फर्दर डिवाइड हुआ तो इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ये रहा। और फिर ये गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर आ गया एल्वेओलाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो अभी आप देख रहे होंगे कि यार सब कुछ ठीक है, ये यहाँ पे ये क्या बनाए, ये ऐसे ऐसे क्या बना दिया इसके ऊपर। तो ये क्या होती हैं, ये हैं कार्टिलेज की बनी हुई रिंग, जैसे कार्टिलेज का ढक्कन, ये है कार्टिलेज की बनी हुई रिंग। तो हम बोल सकते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब जैसे ये कान वाला, नाक वाला, ये वाला, तो ये क्या है, कार्टिलेज की बनी हुई रिंग होती हैं। ये क्या काम करती हैं भाई, जब विंड पाइप देखो सॉफ्ट सा ही होता है लगभग, विंड पाइप में जब हवा नहीं होगी तो क्या होगा, ये पिचक सकता है, पिचकना मतलब कोलैप्स हो सकता है। कोलैप्स हो जाएगा तो क्या है, सांस कैसे लोगे, घुट के मर जाओगे। तो इसलिए क्या होगा, तो ये कोलैप्स होने से बचाने के लिए, जैसे वो लंबे लंबे बैलून नहीं आते, वो गधा सी आती है जैसे वो, तो लंबे से बैलून आते हैं जो, तो उस बैलून के अंदर अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि हवा निकाल दो उसकी, तो क्या है, कोलैप्स हो जाएगा, है ना, पिचक जाएगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि अगर बीच बीच में हमने उसके जो गोल मान लीजिए चूड़ियाँ डाल रखी हैं, बीच बीच में फंसा रखी हैं, हवा निकलने के बाद भी वो क्या रहेगा, ढीला सा हो जाएगा, लेकिन पूरा वो कोलैप्स नहीं होगा। तो ये क्या करती है, ये वाली जो कार्टिलेज की रिंग होती हैं, ये इसको विंड पाइप को कोलैप्स नहीं होने देती। तो ये क्वेश्चन भी आता है रीज़न में कि भाई कार्टिलेज की रिंग क्यों प्रेजेंट होती हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया। तो आप क्या लिखोगे, टू प्रिवेंट द ट्रैकिया कोलैप्स होने से बचाने के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। और कैसी होती हैं, सी शेप की। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से ये पकड़ रखा है ऐसे, तो सामने से तो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर से देखोगे तो ये आधा है, देखो अधूरा है। तो ये सामने से तो पूरा है, लेकिन अगर उसको पीछे जाके देखूंगा मैं, तो पीछे से मुझे ये ऐसी दिखाई देंगी ऐसे। तो ये क्या है भाई, वहाँ से तो पूरा था, पीछे से ये आधी रहती है, ऐसे शी शेप की रहती है, ठीक है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, तो ध्यान रखना है, दो क्वेश्चन ये हो गए, ग्लोटिस एपिग्लोटिस वाला, दूसरा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में एल्वेओलाई का आता है। तो एल्वेओलाई कैसे, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, और इनके चारों तरफ क्या होता है भाई, इनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं, घिरी भी रहती हैं ब्लड वेसल्स। जैसे ये हुआ एल्वेओलाई, और इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स ऐसे घिरी भी रहती हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, हमने सांस ली, ऑक्सीजन आई ऐसे आई, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, और ब्लड में ऑक्सीजन की क्या है, कमी है तो क्या होगा, हायर अमाउंट से ऑक्सीजन लोअर अमाउंट की तरफ मूव कर जाएगी, हायर से लोअर की तरफ मूव करेगी। मूव करने के बाद में क्या होगा, यहाँ से ये ब्लड मान लीजिए लंबा रास्ता तय करके हमारे टिश्यू के पास जाता है। टिश्यू किसका बना हुआ है, सेल का, हमारे टिश्यू के पास जाता है,
और यहाँ पर जाने के बाद में ऑक्सीजन यहाँ पर है और ये ग्लूकोज पहले से ही है यहाँ पर, क्योंकि डाइजेशन के बाद में अब्जॉर्ब कर लिया था। ये ऑक्सीजन गई यहाँ पर, ग्लूकोज के साथ में किया और ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया, और इक्वेशन में हमने क्या किया था, C6H12O6 + O2 क्या किया था, ग्लूकोज हो गया था ऑक्सीडाइज, टूट गया था CO2 और वाटर में, तो CO2 प्रोड्यूस होगी। अब CO2 सेल में ज़्यादा है, यहाँ पर CO2 ना के बराबर है, तो क्या होगी, यहाँ से CO2 ब्लड में आ जाएगी और ब्लड लेके वापस कहाँ आएगा, एल्वेओलाई लंग्स के पास में। तो CO2 ज़्यादा है, CO2 कहाँ मूव कर जाएगी, लंग्स में, और लंग्स से होते हुए ऐसे नाक से बाहर। इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो पाथ जो चलता है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऐसे चलता है। तो ये क्या हुए, ये तो हुआ हमारा स्ट्रक्चर। तो यहाँ से भाई 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो बन जाएगा गिव रीज़न में 2 क्वेश्चन, कि पहला ये कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो हैं वो क्यों प्रेजेंट होती हैं ट्रैकिया में, विंड पाइप में, और दूसरा आएगा एपिग्लोटिस जो होता है उसका काम क्या है, यानी कि ग्लोटिस इज गार्डेड बाय एपिग्लोटिस वाई, और तीसरा आता है कि जो एल्वेओलाई हैं उनका काम क्या है। तो नॉर्मल में जैसे हमने कहा कि एल्वेओलाई ऐसे हैं, और अगर ये ऐसे होता नॉर्मल और ब्लड वेसल ऐसे होती, तो ये सिर्फ इतना सा एरिया था, लेकिन अब ब्लड वेसल के साथ में गैस का एक्सचेंज करने में देखो कितना एरिया बढ़ गया। तो ये ज़्यादा करेगा एक्सचेंज या ये ज़्यादा करेगा ऐसे, तो जाहिर सी बात है ये वाला ज़्यादा करेगा। तो क्या करता है कि एल्वेओलाई आर डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, इस तरीके से डिज़ाइन है इनका, बना हुआ स्ट्रक्चर ऐसा है जिससे कि मैक्सिमम गैसेस का एक्सचेंज कर सके। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद में ये है बात हमारी कि यार जितना भी हम देख रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि यार ऑक्सीजन की ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है फूड का, ऑक्सीडेशन मतलब फूड से एनर्जी निकालने के लिए। क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिना ऑक्सीजन के फूड में से एनर्जी निकल जाए? तो बिल्कुल हो सकता है। फूड से ऑक्सीजन निकालने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी जो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है उनको, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप का हो सकता है हमारा। एक हो सकता है कैसा, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। दूसरा कौन सा होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, एरोबिक में ये हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सिंपल से अगर हम बात करें तो कैसे था, C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O, और क्या निकली, एनर्जी निकली। और ये एनर्जी कैसे लिखती है, हाई, ज़्यादा निकलती है। और ये एनर्जी किस में स्टोर होती है, ATP की फॉर्म में सेल में स्टोर हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए कोई, तो उसको किस में नापोगे, मेज़र, रुपए में करोगे ना मेज़र, करेंसी जो है हमारी। ऐसे ही एनर्जी को किस में मेज़र किया गया, ATP में, कितनी एनर्जी निकली कितनी नहीं। तो जनरली हम बोलते हैं 36 ATP के आसपास इसमें निकलते हैं, यहाँ पर निकलती है कम। बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि हमने कहा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लगा दी यहाँ प्लस, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर C6H12O6 करके CO2 लिख देते हैं प्लस। भाई उसने ये कहा कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में है, ये नहीं कहा उसने कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के होगा, और सीधा क्या बनेगा, CO2 और वाटर इथेनॉल और वाटर बनेगा, C2H5OH + CO2, और प्लस क्या निकलेगी, बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, लगभग 2 ATP के आसपास निकलती है। तो ये इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, ऐसा मानो एग्जाम्पल से गन्ने का जूस पिया हो, तो गन्ने में क्या करते हैं, देखो मशीन वाला क्या करता है, गन्ने का जूस निकाला तो क्या करता है, मशीन में डाला, दोबारा लिया, दोबारा डाला, जब तक पूरा जूस नहीं निकलता तब तक डालता रहता है उसको। तो ये तो मशीन थी, यानी कि एंजाइम पूरे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, मान लीजिए आपको मशीन तो है नहीं, हथौड़ा दे दिया, नहीं भाई मारो इस पर, और जितना हो सकता है हाथ से निचोड़ के निकाल लो। तो आप कोशिश करोगे तो फिर भी ज़्यादा नहीं निकल पाएगा, थोड़ा बहुत ही जूस निकाल पाओगे, कंप्लीट नहीं निकाल पाओगे, बाकी बचा हुआ ऐसे ही पड़ा हुआ सड़ रहा है। तो ये बचा हुआ सड़ा हुआ कौन सा है, ये रहा देखो इथेनॉल, तो कंप्लीट नहीं निकलेगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया।
तो इथेनॉल बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, पूरी एनर्जी नहीं निकल पाई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, यहाँ पर होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, एंड प्रोडक्ट्स क्या बने यहाँ पर, तो साफ दिखाई दे रहे हैं एंड प्रोडक्ट्स, CO2 है एक तो, और एक क्या है, वाटर है। यहाँ पर एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, आप बोलोगे भाई इथेनॉल है, C2H5OH है, प्लस क्या है, CO2 है। तो ये हो गए इनके एंड प्रोडक्ट। और हम देखते हैं तो क्या है यहाँ पर भाई, हाई एनर्जी, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल रही है, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, पूरा जूस निकला है यहाँ से बढ़िया एकदम। और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे लेस एनर्जी निकलती है। कितना निकाल लोगे बिना एंजाइम के, बिना उसके मशीन के कितना निकाल लोगे, तो लेस एनर्जी निकलेगी, ठीक है। जिन ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उनको क्या बोलते हैं हम, एरोब्स कहते हैं, और जिनमें एनारोबिक होता है उनको एनएरोब्स कहते हैं, एनएरोब्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यीस्ट जो फर्मेंटेशन करता है, शराब अल्कोहल बनती है, और कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक किस में होता है, प्लांट में, एनिमल्स में, हमारे में मैक्सिमम में ये चीज़ होती है। तो बेटा यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंस का, कि एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये तो रहा ये क्वेश्चन। अब उसके बाद में आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और टेक्निकल 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज कितने तरीक़ों से ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी दे सकता है, ग्लूकोज कितने तरीक़ों से ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी दे सकता है। तो मेथड्स बाय विच ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो कितने मेथड से दे सकता है, तो भाई 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स कौन कौन से हैं, पहला हम बोलते हैं, देखो मान लीजिए मैंने कहा ग्लूकोज, कितने कार्बन है ग्लूकोज में, C6H12O6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं साफ साफ आपको। यहाँ पर 6 कार्बन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए कि मैं ये बोलता हूँ कि ये हमारी एक सेल है, ठीक है, और ये है न्यूक्लियस, ठीक है, बाकी ये है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे। और बाकी ये जो लिक्विड पड़ा हुआ है, ये लिक्विड क्या है भाई, ये है साइटोप्लाज्म। तो हमने कहा कि डाइजेशन हुआ था, डाइजेशन होने के बाद में एल्वेओलाई से फूड एब्जॉर्ब हुआ, मान लीजिए ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड के थ्रू होता होता एल्वेओलाई से ब्लड में, ब्लड से होता होता कहाँ आ गया, हमारी सेल के पास में आ गया, और सेल के पास में आने के बाद में ये आ गया, लो जी ग्लूकोज, ये आ गया ग्लूकोज 6 कार्बन वाला, देखो 6 कार्बन है, आ गया। अब यहाँ से आने के बाद में इससे एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहीं साइटोसोल में पड़े पड़े, साइटोप्लाज्म में पड़े पड़े क्या होता है, ये टूटेगा किस में, पायरुविक एसिड में टूटता है, पायरुविक एसिड, ठीक है। ये 6 कार्बन का है तो ये 3 कार्बन का है, इसलिए कितने बनेंगे इसके, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में हुआ। एनसीईआरटी में साइटोसोल भी लिखा हुआ है। तो साइटोसोल का मतलब क्या होता है, साइटोसोल का मतलब है कि जो क्लियर पार्ट है साइटोप्लाज्म का, वो पार्ट जहाँ पे ऑर्गेनली कुछ नहीं मिलती, बिल्कुल क्लियर पार्ट है, तो वो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन नहीं होती बिल्कुल भी, तो वो साइटोसोल है। तो वहाँ पर क्या हो गया भाई, ये टूट गया पायरुविक एसिड में। अब हमने सांस ली, ऑक्सीजन होते ब्लड में गई, लंग से ब्लड में गई, ब्लड से होते होते सेल के पास आ गई, मान लीजिए ये आ गई भाई, वहाँ से होते होते ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है मान लीजिए आ गई ऑक्सीजन है, तो ये पायरुविक एसिड जाएगा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑक्सीजन आ गई तो वही एरोबिक रेस्पिरेशन वाली क्या, CO2 और वाटर, पूरा कंप्लीट। और अगर ऑक्सीजन नहीं आती है तो ये पड़ा रहेगा यहीं पे ही, यहीं पड़ा रहेगा। अरे यहीं से पढ़ के क्या कह देगा, यहीं से पढ़ के क्या हो जाएगा भाई,
ये जो पायरुविक एसिड है ये बनाएगा इथेनॉल, अल्कोहल और CO2, ये बन जाएगा। ये नहीं कि यहीं पे पड़े पड़े यहीं पे हो जाएगा काम इसका, और नहीं तो ऑक्सीजन होगी तो यहाँ पर। तो एक चीज़ तो समझ में आई कि ये वाला ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या ऑक्सीजन की अब्सेंस हो, अब्सेंस होगी तो ये चलेगा रास्ता, प्रेजेंस हो तो ये चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। तो दोनों केस में एक चीज़ कॉमन है कि भाई ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तो बनेगा, ये तो दोनों के पाथवे में कॉमन है। ठीक है जी, ये तो दोनों का कॉमन पाथवे है। तो हम देखते हैं इसको, यहाँ पर वापस आते हैं। तो हमने कहा कि ग्लूकोज किस में टूटा भाई, ग्लूकोज टूटा पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का, इसलिए 2 बन गए इसके। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ हुई, साइटोसोल या सीधा साइटोप्लाज्म भी लिख सकते हो, होगी यहाँ पे। तो ये प्रोसेस जो होती है इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन पायरुविक एसिड में। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ भी। तो भाई उसके बाद में अगर जो ऑक्सीजन होगी यहाँ पे, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच जाएगा ग्लूकोज, ये पायरुविक एसिड, और वहाँ पे जाके क्या में टूट जाएगा, वाटर और H2O में, और निकलेगी ज़्यादा एनर्जी, मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। ठीक है, ये पूरा टूट गया, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया। दूसरी बात आती है कि अगर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है जी, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर नहीं है तो क्या होगा, ये टूटेगा किस में, ये टूटेगा C2H5OH। यो क्या है भाई, यो है इथेनॉल, इथेनॉल प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, लेस एनर्जी, कम एनर्जी निकलेगी। ठीक है जी। तो यहाँ से ये वाली प्रोसेस देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या थी, ग्लाइकोलाइसिस, और पायरुविक एसिड से लेकर यहाँ तक की माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। इसको बोलते हैं क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल बोलते हैं भाई इसको। तो यहाँ से लेकर ग्लूकोज से लेकर आखिरी तक जब चलेंगे, ये ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रैब साइकिल दोनों मिला के ये हो गया भाई एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल दोनों आ जाएंगी। ठीक है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड साइटोसोल में और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा यहाँ तक चलेगी। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोसेस को देख लें तो ये हो जाएगी एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, शुरू में भी कहाँ थी, साइटोसोल में, और अभी भी कहाँ रहेगी, साइटोसोल में ही रहेगी, साइटोप्लाज्म में ही चलेगी। ये हो गया एनएरोबिक, ऑक्सीजन आने की ही नहीं। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमने तो लिख रखे हैं 3 तरीके, और तीसरा तरीका कहाँ है भाई, और तीसरा तरीका कहाँ है, तीसरा तरीका आता है हमारी मसल्स में। मसल्स, हमारी मसल्स में भाई बहुत देर होगी खड़े खड़े अपना पढ़ा रहे, बोल रहे, थक गए, पैरों में दर्द होने लगा, या फिर हम क्या करें कि भाई बहुत देर से एक्सरसाइज कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो थक जाते हैं। थकते क्यों है भाई, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, हम बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रेजेंट में, ये अब्सेंस में, और ये क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी में। क्या होता है कि मसल्स में जो पहुंचा हुआ ग्लूकोज होता है वो पूरा ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, और किस में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड बना देता है, लैक्टिक एसिड बना देता है, और कम एनर्जी निकलती है भाई। ठीक है, और ये बना हुआ लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में हो जाता है इकट्ठा, हमें लगता है यार थकावट हो रही है, फिर हम क्या करो, गर्म पानी लो पैरों पे डाल दो, ठीक लग जाता है। ऐसे तो गर्म बोलते हैं, ठंडा भी डाल दोगे ना, बर्फ़ वाला पानी, वो भी आराम कर देता है। तो उसके बाद में क्या किया, लैक्टिक एसिड बन गया हमारा, पानी डाल दिया, वापस क्या करेगा, धीरे धीरे ब्रेक डाउन ग्लूकोज में वापस, ग्लूकोज दोबारा से क्या करेगा, ऑक्सीजन आ जाएगी, उसको कंप्लीट कर देगा, थकावट दूर हो जाती है हमारी। तो इस तरीके से हमने कहा कि भाई इसको कहा पहले को एरोबिक, दूसरे को एनरोबिक, तो यहाँ से लेके चलेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे लैक्टिक एसिड वाले, इसको क्या बोल लेंगे, इसको बोल लेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, ये कहेंगे। तो 3 तरीके हो गए, इन 3 तरीकों से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, ग्लूकोज एनर्जी दे सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ चुका, और बोलेगा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दो उसका, यानी कि फ्लो चार्ट की फॉर्म में ऐसे दो।
तो नोट्स में मिलेगा तुम्हें अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन करके, बढ़िया एकदम फ्लो चार्ट में। तो डिस्क्रिप्शन में जाके ना लेक्चर जितना पढ़ा है सबके नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, फ्री बिल्कुल। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना आराम से भाई शेयर करो, ठीक है, और बढ़ाओ कुछ व्यूज़। तो कोई भी अगर डाउट हो तो भाई कमेंट करना, कमेंट करते हो शर्माना ना बिल्कुल भी, ठीक है, आराम से कमेंट करो, पूछो, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या है क्या नहीं है। और क्वेश्चन भाई इसी में से मैक्सिमम आते हैं जो हमने बताए। पहले वो सिस्टम से 3 बताए, ट्रैकिया वाला, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, फिर बताया हमने उसका ग्लोटिस वाला, ग्लोटिस गार्डेड बाय एपिग्लोटिस, और तीसरा बताया था एल्वोलाई वाला कि एल्वोलाई का डिज़ाइन वैसा क्यों है, और एक आता है 2 नंबर में एरोबिक एनारोबिक का कभी कभी, और ये आता है 3 नंबर का ये वाला। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो भाई कमेंट करना। इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, थैंक यू।